हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। नीलम सुबह जल्दी उठ जाया करती थी। गांव में थी तब भी दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे से ही हो जाती थी। गांव में तो करने को ढेरों काम और बहुत सारी बातें थी, लेकिन यहाँ शहर आकर तो उसकी जिंदगी जैसे 2 कमरों में सिमट कर रह गई थी। गांव में अच्छी खासी खेती बाड़ी होने के बावजूद अनिकेत की जिद के आगे उसकी एक न चल पाई और उसके पीछे उसे गांव का भरा पूरा परिवार छोड़कर अकेले शहर आना पड़ा। अनिकेत वैसे तो प्रकृति प्रेमी युवक था और अपने खेतों से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ नया करने की महत्वाकांक्षा उसे गांव की धूल मिट्टी से सनी गलियों से निकालकर शहर की चकाचौंध वाली दुनिया में ले आई थी। एमएससी एग्रीकल्चर से करने के बाद शहर की एक नामी एग्रीकल्चर कंपनी में उसकी नौकरी लगने पर वह अकेले ही शहर आकर रहने लगा था। नीलम से शादी तो उसके बीएससी कर लेने के बाद ही हो गई थी। नीलम अनिकेत की तरह बहुत पढ़ी लिखी तो न थी, लेकिन गांव के स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई उसने पूरी की थी। अनिकेत महत्वाकांक्षी जरूर था, लेकिन गांव और अपने परिवार के संस्कार उसकी नस नस में बसे हुए थे। इसी से नीलम के कम पढ़े लिखे होने की बात उसके वैवाहिक जीवन में बाधा न बन सकी। शादी के बाद गांव में सास ससुर, ननद और काका ससुर के संयुक्त परिवार के संग रहते हुए उसे अनिकेत से दूर रहते हुए बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई। वैसे तो अनिकेत किसी न किसी बहाने हर महीने गांव आता रहता था, लेकिन फिर भी 3 साल तक दोनों पति पत्नी इसी तरह परदेसी की तरह अपनी गृहस्थी की गाड़ी आगे चला रहे थे। एमएससी करने के बाद नौकरी मिलते ही अनिकेत जीत कर उसे अपने साथ शहर ले आया था। गांव से यहां आकर पिछले 2 महीने में वह अनिकेत की नौकरी के समय के अनुसार उसकी जरूरतों को संभालने की अभ्यस्त हो चुकी थी। अनिकेत रोज सुबह 8 बजे टिफिन लेकर नौकरी के लिए निकल पड़ता और शाम को 7 बजे तक ही वापस घर आ पाता था। नीलम के लिए घर में सारा दिन करने के लिए कोई खास काम न था। दिन भर टीवी के सामने बैठकर कभी समाचार तो कभी कोई फिल्म या कोई धारावाहिक देखकर जैसे तैसे वह शहर के इस एकांतवास को भोग रही थी। बहुत मन होता तो कभी अपने मायके और कभी अपने ससुराल में अपनी हम उम्र ननद से बतिया लेती। अनिकेत ने उसे अपनी गैर हाजिरी में घर से बाहर निकलने को मना किया हुआ था और जिस फ्लैट में वे लोग रहते थे उसमें अभी गिनकर 5-6 परिवार ही रहने आए थे। नीलम 2 महीने के इस समय में यहाँ किसी से ज्यादा जान पहचान नहीं कर पाई थी। किराया सस्ता पड़ने की वजह से शहर की सीमा रेखा से कुछ दूरी पर होने के बावजूद भी अनिकेत ने नया बना यह फ्लैट 2 महीने पहले ही किराए पर लिया था। रोज की आदत के मुताबिक आज भी नीलम की नींद तो सुबह 5 बजे ही खुल गई थी। उसने अपनी बगल में सोए हुए अनिकेत पर नजर डाली। वह अपनी आदत अनुसार सिर से पैर तक चादर ओढ़कर चैन से सो रहा था। पिछले कुछ दिनों शहर में चल रहे लॉकडाउन की वजह से जल्दी उठकर नौकरी जाने की कोई झंझट न थी। नीलम ने पिछले 2 महीने के समय में पिछले 2 दिनों से ही अनिकेत को चैन की नींद लेकर सोते देखा, वरना नौकरी के कामकाज और तनाव से गुजरते हुए वह आधी आधी रात तक जागता हुआ न जाने क्या करता रहता था। नीलम कुछ देर यूं ही बिस्तर पर करवट लेकर पड़ी रही, लेकिन फिर कुछ सोचकर उठकर कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर गैलरी में आकर खड़ी हो गई। रात को हुई हल्की बारिश की वजह से सुबह सुबह चल रही ठंडी हवा का स्पर्श पाकर वह रोमांचित हो उठी। उस पर पक्षियों का करलव उसके मन को बरबसी गांव की ओर खींच ले जाने लगा। वह इस सुंदर क्षणों को अनिकेत के साथ महसूस करना चाह रही थी। उसने खुले हुए दरवाजे से पीछे मुड़कर देखा। अनिकेत अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। एक पल को उसका मन हुआ कि अनिकेत को नींद से जगाए और साथ साथ गरम गरम चाय पीते हुए दोनों गैलरी में बैठकर खूब बातें करें,
लेकिन दूसरे ही पल उसे गहरी नींद में सोया पाकर उसने अपने मन को समझा लिया। वह चुपचाप वहां खड़ी आंखें बंद कर गांव की पुरानी यादों को याद करने लगी। काफी देर तक अपने में खोई वह वहां खड़ी रही। तभी उसके कानों में मोबाइल के रिंग की आवाज सुनाई दी। अनिकेत अपना मोबाइल अपने तकिए के नीचे ही रख कर सोया हुआ था, लेकिन काफी देर तक रिंग बजने के बावजूद भी वह फोन नहीं उठा रहा था। नीलम को अनिकेत के इस आलसी पने पर गुस्सा आया और वह फुर्ती से अंदर आ गई। अनिकेत के तकिए के नीचे से उसका मोबाइल उठाया तो मोबाइल स्क्रीन पर इस वक्त मिस्टर शर्मा एग्री फार्मा प्राइवेट लिमिटेड नाम झलकता देख वह चौंक सी गई। अनिकेत ने बातों बातों में उसे बताया था कि मिस्टर शर्मा उसके बॉस का नाम है। उसने अनिकेत को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन तब तक रिंग आनी बंद हो गई। नीलम ने मोबाइल बिस्तर पर रखा और बड़े ही प्यार से अनिकेत को उठाने के लिए चादर उसके सिर पर से खींची। अनिकेत ने नीलम की इस हरकत का कोई प्रतिकार नहीं किया तो नीलम ने शरारत करते हुए उसके बालों को सहलाया। इस पर भी अनिकेत ने अपनी कोई प्रतिक्रिया न दी। नीलम ने इस दफा उसे जोर से हिलाया, लेकिन अनिकेत की तरफ से कोई भी हलचल न पाकर वह घबरा गई। अनिकेत, यह क्या मजाक है, उठो न। नीलम ने कांपते हुए स्वर में एक बार फिर से उसे हिलाया। अनिकेत इस बार भी हिल न पाया, न ही अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया दी। उसके शरीर में कोई हलचल न पाकर नीलम की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ गई। सहसा उसने अपने कान उसकी छाती के पास ले जाकर उसकी धड़कन को सुनने का प्रयास किया। उसने महसूस किया उसकी छाती में सांसों के चलने से होने वाली हलचल नदारद थी। उसने एक बार फिर से अनिकेत को पकड़कर जोर से हिलाया। अनिकेत उतना ही हिला जितने नीलम ने उसे हिलाया था। नीलम ने घबराते हुए अपनी 2 उंगलियां अनिकेत की नाक के पास ले जाकर रख दी। थोड़ी देर पहले अनहोनी को लेकर मन में समाई हुई घबराहट ने अब रुलाई का रूप ले लिया। नीलम अनिकेत से लिपट कर रोने लगी। काफी देर तक वह घबराहट की वजह से वह कुछ सोच न पाई। तभी कांपते हाथों से उसने अनिकेत का मोबाइल उठाया और कॉल लॉग में से अपने ससुर जी से की गई बात वाले नंबर पर कॉल कर दी। अनिकेत बेटा, आज इतने सवेरे कौन सा काम आ गया? अपनी सास का स्वर सुनकर नीलम की रुलाई फूट पड़ी। बहू, तू रो रही है, क्या बात हो गई? नीलम की रुलाई सुनकर उसकी सास ने घबराते हुए पूछा। माँ जी, यह नीलम के मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। क्या हुआ? अनिकेत को फोन दो। तुम क्यों रो रही हो? नीलम की सास के स्वर में घबराहट और बढ़ गई। यह उठ ही नहीं रहे हैं। एक ही सांस में बोलते हुए नीलम रोने लगी। तो रोती क्यों है? उसकी तो आदत है परेशान करने की। सुबह उठने के नाम पर मुझे भी बहुत परेशान करता था। एक लोटा पानी डाल दे उसके मुंह पर, गधे की तरह चिल्लाकर खड़ा हो जाएगा। नीलम की बात सुनकर उसकी सास बहुत घबराहट दूर हुई। नहीं, सच में नहीं उठ रहे हैं। नीलम आगे कुछ न बोल पाई और फोन बिस्तर पर रखकर वह अपना सिर पकड़कर रोने लगी। अनिकेत के मोबाइल पर कुछ देर तक हेलो हेलो का स्वर गूंजता रहा और फिर फोन बंद हो गया। तभी नीलम के मोबाइल की रिंग बजने लगी। नीलम ने अपना हाथ बढ़ाकर मोबाइल अपने हाथ में लिया। आंखों में उभर आए आंसुओं की वजह से उसे मोबाइल स्क्रीन पर झलकता हुआ पापा जी नाम धुंधला सा नजर आया। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि अपने ससुर जी से बात कर सके। थोड़ी देर रिंग बजने के बाद बंद हो गई, लेकिन फिर अगले ही क्षण फिर से उसका फोन बजने लगा। इस बार उसके फोन की स्क्रीन पर उसकी ननद का नंबर झलक रहा था। नीलम ने हिम्मत कर बात शुरू की। हेलो रानी, तेरे भैया। नीलम ने रोते हुए कहा। भाभी, क्या हुआ भैया को? मम्मी आपसे बात कर बुरी तरह से घबरा गई हैं और भैया का मोबाइल स्विच ऑफ क्यों आ रहा है?
आप भी पापा का फोन नहीं उठा रही हैं, क्या हुआ है भाभी? रानी ने एक साथ ढेर सारे सवाल कर डाले। रानी की बात सुनकर नीलम ने अनिकेत का मोबाइल हाथ में लिया। उसका मोबाइल सच में स्विच ऑफ हो चुका था। तेरे भैया की सांस नहीं चल रही है रानी, मैं क्या करूं? नीलम ने हिम्मत जुटाकर आगे बात बढ़ाई। क्या आप पागल तो नहीं हो गई हैं? भैया तो भैया, आप भी उनकी संगत में ऐसा बेहुदा मजाक करने लगी। रानी अब भी नीलम की बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वह अनिकेत की हर समय मजाक करने की आदत से वाकिफ थी और अनिकेत ने कई दफा खुद के मरने का नाटक कर सबको डराया भी था। इसी से रानी नीलम द्वारा की गई हकीकत को समझ नहीं पा रही थी। नहीं रानी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, कहते हुए नीलम की रुराई फूट पड़ी। तभी नीलम को अपने ससुर का स्वर सुनाई दिया। बहू, आसपास कोई डॉक्टर रहता है? मैं यहाँ किसी को नहीं जानती पापा जी, और उनके मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो गई है। नीलम अब तक कुछ हिम्मत जुटा पाई थी। आस पड़ोस में किसी को उठाकर बात करो, उसके ससुर ने हिम्मत रखते हुए नीलम को सुझाया। जाती हूँ पापा जी, कहते हुए नीलम बदहवासी बाहर की तरफ दौड़ी। सहसा उसे याद आया कि उसके पड़ोस में रहने वाले अरविंद जी अपने परिवार को लेकर लॉकडाउन की घोषणा होने के 2 दिन पहले ही अपने पैतृक शहर चले गए थे। बाकी के 2 फ्लैट खाली थे। वह तेज कदमों से सीढ़ियां उतरकर तीसरी मंजिल पर आ गई। उसका यहाँ किसी से खास परिचय नहीं था। वह सभी को केवल नाम से जानती थी, उनके व्यवहार से अपरिचित थी। लेकिन फिर भी उसने बारी बारी से घबराहट के मारे सभी 4 फ्लैटों की डोरबेल बजा दी। एक एक करके 3 दरवाजे खुले। नीलम बदहवासी सबके सामने खड़ी बारी बारी से सबके चेहरे को ताक रही थी। सभी लोग अपने अपने घरों की दहलीज पर खड़े बाहर आने से कतरा रहे थे। क्या हुआ, आप इतनी परेशान सी क्यों हैं? वो अनिकेत उठ नहीं रहे हैं। नीलम समझ नहीं पा रही थी वह कैसे अपनी बात कहे। घबराहट के मारे उसका पूरा बदन कांप रहा था। मिसेज अनिकेत, आप घबरा क्यों रही हैं? क्या हुआ अनिकेत जी को? तभी 201 में रहने वाले दीपक ने नीलम से पूछा। दीपक अनिकेत को अक्सर ऑफिस जाते हुए लिफ्ट देते थे, इसी से वह उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते थे। भाई साहब, वे उठ नहीं रहे हैं, कहते हुए नीलम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी साड़ू के पल्लू से आंसू पोंछने का प्रयत्न किया। चलिए, मैं चलकर देखता हूँ। डॉक्टर तो शायद इस वक्त यहाँ जल्दी से पहुँच न सके। कहते हुए दीपक ने बाहर निकलने के लिए जैसे ही अपना पैर उठाया, तभी उनके पीछे खड़ी उनकी पत्नी ने उनका हाथ पकड़कर आंखों के इशारों से घर से बाहर जाने से मना किया। इस मंजिल पर केवल 3 परिवार ही रहते थे। उनमें से केवल दीपक का ही यह खुद का फ्लैट था। बाकी के दोनों परिवार किराए पर रहते थे और नीलम से उनका ज्यादा परिचय नहीं था। बस 5 मिनट में जाकर आ जाऊंगा, कुछ नहीं होगा, दीपक ने अपनी पत्नी से कहा और उसके उत्तर की परवाह किए बिना वह नीलम के पीछे तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ने लगे। नीलम हाँफते हुए अंदर बेडरूम में दाखिल हुई और उनके पीछे दीपक झिझकते हुए अंदर आए। वह अनिकेत के नजदीक गए और उसकी कलाई अपने हाथ में लेकर उसकी नब्ज देखने लगे। फिर उन्होंने उसकी नाक के आगे अपनी उंगली रखकर उसकी सांस की गति जानने की कोशिश की, लेकिन फिर उसके शरीर में कोई हलचल न पाकर उन्होंने अपने मोबाइल से एक नंबर डायल किया। किसी से संक्षेप में बात कर वह नीलम को सांत्वना देने लगे। भाभी जी, यहाँ और कोई रहता है आपका? अनिकेत को शायद हार्ट अटैक आया हो, कोई उम्मीद तो नहीं दिखाई पड़ रही है, फिर भी मेरे एक परिचित डॉक्टर आ रहे हैं। दीपक की बात सुनकर नीलम बिस्तर पर सिर पकड़कर बैठ गई। तभी उसका मोबाइल फिर से बजने लगा। नीलम ने कोई सूध न ली तो दीपक ने मोबाइल लिया
और बात करनी शुरू की। मैं अनिकेत का पड़ोसी बोल रहा हूँ। नीलम जी इस वक्त बात करने की हालत में नहीं हैं। उधर फोन से आवाज आई, मैं अनिकेत का पिता बोल रहा हूँ। कैसा है अनिकेत अब? दीपक अनिकेत के पिता की बात सुनकर 2 पल को ठिठक गए। फिर कुछ स्वस्थ होकर वह बोले, अंकल डॉक्टर को बुलाया है, लेकिन कोई उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही है। अनिकेत की सांस नहीं चल रही है। नहीं नहीं, डॉक्टर के कहे बिना आप किसी नतीजे पर कैसे पहुंच सकते हैं? आप मेरी बहू को फोन दीजिए। अनिकेत के पिता का स्वर कांप रहा था। मैं इस वक्त अनिकेत के घर पर ही हूँ। भाभी जी कुछ भी बोल नहीं पा रही हैं। दीपक ने नीलम को फोन देने की कोशिश की, लेकिन नीलम अपने में ही खोई हुई थी। ओह, मैं अभी शहर आने के लिए निकलता हूँ, अनिकेत के पिता बोले। अंकल, शहर में कोरोना की वजह से कल ही एक मौत हुई है। इसी से लॉकडाउन की वजह से बहुत ही कठोरता से अमल किया जा रहा है। शहर से बाहर तो क्या, हर एक कॉलोनी से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। न तो हम अनिकेत को वहां लेकर आ सकते हैं और न ही आप यहां आ सकते हैं। हम सभी को खतरा है। तभी नीलम अचानक से अपनी जगह से खड़ी हुई और दीपक के हाथ से मोबाइल ले लिया। पापा जी आप जल्दी आ जाइए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं? कहते हुए नीलम रोने लगी। बहुत धीरज रखो, मैं कुछ करता हूँ। यह कहकर अनिकेत के पिता ने फोन रख दिया। अपने पति को काफी देर तक वापस आया न देखकर मिसेस दीपक नीलम के यहाँ आ गईं। सारी परिस्थिति देखकर वे अपना भय दूर रखकर नीलम के पास आकर बैठ गईं और उसे सांत्वना देने लगीं। कुछ ही देर में डॉक्टर ने आकर हार्ट अटैक से अनिकेत की मौत होने की पुष्टि कर दी। नीलम अब तक कुछ समझ चुकी थी। वह बेडरूम से बाहर आ गई। तभी उसके मोबाइल की रिंग बजी। स्क्रीन पर झलकते नंबर को देखकर उसने तेजी से फोन रिसीव किया। भैया भैया आप जल्दी से यहाँ आ जाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया। अपने भाई से बात करते हुए नीलम एक बार फिर से धीरज खोकर रोने लगी। नीलम धीरज रखो बहन, तुम्हारे ससुर जी का फोन आया था अभी, मैं कुछ करता हूँ, हिम्मत रखो। भाई का स्वर सुनकर नीलम और जोर जोर से रोने लगी। तभी उसने जोर से छींक दी। उसे इस तरह छींकते देख मिसेस दीपक घबरा गईं और अपने पति के कान में कुछ कहने लगीं। इस हालत में कैसे अकेला छोड़ दें इन्हें? हमें ही कुछ करना होगा। यहाँ अनिकेत का कोई नहीं है। दीपक ने धीरे से अपनी पत्नी की बात का जवाब देते हुए कहा, आप सरकारी अस्पताल वालों को फोन कर दो, वे लाश को निकाल देंगे। क्या बकवास कर रही हो तुम? मानवता भी कोई चीज होती है। नीलम को एक सामान्य सी छींक आने से डर कर उसे इस कठिन परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ सकते। कुछ नहीं होगा। दीपक का स्वर गुस्से से तेज हो गया। अपने घर बात करते हुए नीलम का ध्यान उनकी तरफ गया, लेकिन तभी फोन पर उसकी माँ बोलने लगी और तब तक उसकी सिसकियां और ज्यादा बढ़ गईं। मम्मी, इतना कहकर नीलम रोने लगी। नीलम हिम्मत से काम ले बेटी, इस वक्त तू हिम्मत खोकर बैठ गई तो क्या होगा? हम सब प्रयास कर रहे हैं वहां आने के लिए। नीलम की मम्मी उसे सांत्वना देने लगी। तभी दीपक अपने मोबाइल से किसी से बात करने लगे। बारी बारी से कुछ लोगों से बात करके जब उन्होंने अपना मोबाइल जेब में रखा, तब तक नीलम अपनी बात करके चुपचाप एक कोने में बैठ गई थी। भाभी जी, मैंने पुलिस, डॉक्टर और टैक्सी वालों से बात की है। पुलिस का कहना है कि वे शमशान तक जाने की व्यवस्था करवा देंगे, लेकिन शहर से बाहर किसी का भी किसी भी वजह से आना और यहाँ से बाहर जाना नामुमकिन है। दीपक ने नीलम के सामने खड़े होकर अब तक अपनी हुई बातों का सार बताते हुए कहा,
मेरे ससुर की काफ़ी पहुँच है, वे कुछ न कुछ करके जरूर आ जाएंगे और मैं अनिकेत को लेकर गांव जाऊंगी। नीलम की आंखों में विश्वास झलक रहा था। दीपक कुछ कहने जा रहे थे कि तभी नीलम का मोबाइल फिर से बजने लगा। पापा जी, सब हो गया ना? आप कब तक आ रहे हैं? बहू बहुत प्रयास किए पर नहीं, आप आकर ले जाइए मुझे और अनिकेत को भी। अपने ससुर की बात सुनकर नीलम दुखी हो गई। बहू, तू बहादुर है और देशभक्त भी। देखो, इस वक्त भावनाओं में बहकर कोई भी ऐसा फैसला लेने की नहीं है जिससे पूरा मानव समुदाय खतरे में पड़ जाए। हिम्मत से काम लो। वहाँ समय के हिसाब से फैसला लेकर अनिकेत की अंतिम क्रिया करवा दो। नीलम ने महसूस किया कि उसे हिम्मत बंधाते हुए उसके ससुर बड़ी ही मुश्किल से बात कर पा रहे थे। पर पापा जी, उनके अंतिम दर्शन? नीलम ने मायूसी भरे शब्दों में पूछा। उसकी चिंता मत करो तुम, मैं फोन से वीडियो कॉल पर बात कर लूंगा। बस फोन से ही देखकर अपना मन मना लेंगे। जाने वाला तो चला गया, लेकिन उसे छोड़ने जाने के पीछे दूसरे लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता मैं, नीलम के ससुर ने कहा और जानबूझकर फोन बंद कर दिया। नीलम कुछ देर चुपचाप बैठी रही, फिर दीपक की ओर देखकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भाई साहब, इस घड़ी आप ही मेरे सगे हैं, उन्हें शमशान तक पहुंचाने की व्यवस्था करवा दीजिए। मेरा परिवार देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर नहीं पहुंच पाएगा, नीलम ने बड़ी मुश्किल से कहा और अपने मोबाइल से एक कॉल की। मम्मी, भैया से कहना कि अपनी और किसी और की जान जोखिम में न डालें। मैं देशभक्त परिवार की बहू हूँ और देश की सुरक्षा की खातिर आपसे विनती करती हूँ, मुझे इस वक्त अकेला ही रहने दो। उनके पापा से बात हो गई है, मैं अंतिम क्रिया की तैयारी करवा रही हूँ। आपको वीडियो कॉल करूँगी, अपने जमाई के अंतिम दर्शन कर लेना। नीलम ने आगे किसी की बात सुने बिना फोन बंद कर दिया। दीपक ने हाथ जोड़कर नीलम के निर्णय का सम्मान किया और फोन पर बात करते हुए अनिकेत की अंतिम क्रिया की तैयारियां करने में जुट गए और फिर अनिकेत का अंतिम संस्कार करा दिया गया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।